अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 मई 2026 है, सोमवार का दिन है। मशरक़ वस्ता में और बड़े सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में आधा दिन गुजर चुका है। इस टाइम की बड़ी सिग्निफिकेंस है बिकॉज अब से कुछ तकरीबन 12 घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इतवार के दिन में ये ऐलान किया कि मशरक़ वस्ता की मंडे मॉर्निंग में उनकी अफवाज सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जो है वो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक ऑपरेशन फ्रीडम, जिसको उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ करेगी। और उसका बैकग्राउंड उन्होंने ये समझाया। उन्होंने कहा, ट्रूथ सोशल पे उनका ट्वीट है तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड दे दूँ। उन्होंने कहा कि बहुत से न्यूट्रल ममालिक जिनके जहाज़ ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में या पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और तकरीबन 850 से अकॉर्डिंग टू सेंटकॉम एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल मीडिया तकरीबन 850 से 1000 या 1100 ऐसे ऑयल टैंकर और जहाज़ हैं जो वहाँ फंसे हैं। उन्होंने कहा उन न्यूट्रल कंट्रीज़ ने जिनका इस जंग से जो कुछ हो रहा है, उन्होंने लफ्ज़ जंग इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है इससे उनका बेचारों का लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उनके जहाज़ वहाँ फंसे हैं, उनके पास पानी नहीं है, खुराक नहीं है, उनको टॉयलेट और सीवेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इन ममालिक ने अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की है कि उनके जहाज़ों को वहाँ से निकाला जाए, उनको एक पीसफुल एस्कॉर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और उन्होंने कहा कि हम मंडे मॉर्निंग से ये ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो शुरू कर रहे हैं, और अगर किसी ने इसके रास्ते में मुदाखलत की, यानी ईरान की तरफ उनका इशारा है, तो बहुत सख्ती से उससे निपटा जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी एक तरह से कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन, बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन किस्म का एफर्ट है और ये सब के लिए बहुत अच्छी है, मशरक़ वस्ता के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से ये ईरान के ऊपर भी मेहरबानी है, दुनिया के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा मेहरबानी। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया ही जानती, कोई अब दुनिया में ऐसा बचा नहीं जिसे ये मालूम ना हो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त कोई भी पोजीशन ले लेते हैं और अक्सर उनकी अगली पोजीशन पिछली पोजीशन की नफ़ी कर देती है। सुबह एक चीज़ कहते हैं, दोपहर को दूसरी चीज़ कहते हैं, रात के करीब शाम को कुछ और कहते हैं, किसी एक शहर से कुछ कहते हैं, दूसरे शहर से कुछ कहते हैं, आधी रात को उठ के वो एक और नया इसे कहते हैं ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट करते हैं। तो उनके कहने की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इसके थोड़ी देर के बाद एक प्रेस रिलीज इशू की, जो मैं भी आपको दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का जो ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसे सेंटकॉम इंप्लीमेंट करेगी मशरक़ वस्ता की मंडे मॉर्निंग से। और उन्होंने कहा कि इससे पहले एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस सिस्टम जो है उस पर बातचीत हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के दरमियान में, और इसका एक पूरा प्रोसेस ऑफ फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड हो गया। और इसमें कैसे गाइडेंस दी जाएगी, अपेरेंटली ये है कि जहाज़ों को गाइड किया जाएगा। अमेरिका के सदर ने तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि मार धाड़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है वो घुस जाएंगे, जिससे फौरी तौर पे लोगों को ये लगा कि, और ज़ाहिर है कि सेंटकॉम की प्रेस रिलीज़ के बाद लोगों को लगा कि एक स्टेज सेट हो गई है एक बहुत बड़ी जंग के लिए, और शायद थोड़ी देर में 1-2 घंटों में जैसे ही मशरक़ वस्ता में सुबह होगी तो बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, एयर रेड शुरू हो जाएंगी, बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सेंटकॉम ने कहा कि एक मैरीटाइम गाइडेंस सिस्टम है और उसके लिए 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स, उसके अलावा 100 से ज़्यादा तैयारे, उन्होंने कहा कि ग्राउंड बेस्ड एंड एयर बेस्ड, उसके अलावा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं अमेरिका के वो भी इसका हिस्सा होंगे। मैं भी आपसे ये शेयर करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब उसके बाद बहुत घंटे गुजर चुके हैं। जब मैंने पिछला वीलॉग किया, इस वीलॉग को आप पिछले वीलॉग के तसलसल में कंटिन्यूशन में देख सकते हैं, तो उस वक्त तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सही में सुबह के 9 बज चुके हुए थे। मशरक़ वस्ता में बाज़ जगहों पे 8, बाज़ जगहों पे 8:30 थे। उसके बाद से बहुत घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो लेटेस्ट इसमें चेक किया है, किसी किस्म की कोई हॉस्टिलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, ताहम ऑफिशियली तौर पे ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का सेंटकॉम ने आगाज़ कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि पहला दिन इसमें बहुत हद तक रिकॉनेसेंस का दिन है, बहुत हद तक इसकी एक ऑपरेशनल फैसिलिटी जो है वो डेवलप हो रही है। इसमें एक ध्यान में रखें कि इसमें एक ईरान के साथ जो बहुत बड़ा हाथ हो गया है या दगाबाजी हो गई है या ईरान को एक पॉलिटिकल नाकामी हो गई है, वो ये है कि ओमान ईरान का साथ नहीं दे रहा। और ये जो मैरीटाइम गाइडेंस है इसमें ये कहा जा रहा है कि जहाज़ों को ये कहा जा रहा है कि आप ओमान की कोस्टल जो उसका जो साहिल है, उसकी जो कोस्ट लाइन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ओमान की मैरीटाइम ओमान की जो मैरीटाइम अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसे आप जानते हैं कि मार्च और अप्रैल में ईरान ने बार बार डिप्लोमेटिक कोशिश की, उन्होंने ऐलान किया कि हम ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो महज मेरा ख्याल 21 या 22 या 23 अपने नैरोस पॉइंट में ओमान और ईरान के दरमियान में इतने ही मील छोड़ी है, उसमें ईरान का 12-12.5 मील का उसका मैरीटाइम वाटर्स बन जाते हैं, इतने ही ओमान के बनते हैं। और ईरान की कोशिश ये थी कि दोनों मिलकर कहें कि हमारी जॉइंट स्पेस है, जिस तरह से तुर्की के अंदर बाज़ वाटरवेज हैं जिसके अंदर से तुर्की कहता है कि वो तुर्की के अंदर से गुजरती हैं। लेकिन ओमान ने, जो मैंने चेक किया है,
ओमान की पोजीशन ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ में बिलीव करते हैं। यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ द सीज उसकी वायोलेशन है, उन्होंने 50 साल से वो इसके ऊपर कारबंद हैं, उन्होंने इसको साइन कर रखा है। बहरहाल अंडर अमेरिकन प्रेशर या वेस्टर्न प्रेशर या जीसीसी प्रेशर, सऊदी अरब प्रेशर, ओमान जो है आप समझ सकते हैं ईरान पे किस किस्म के प्रेशर होंगे ओमान के ऊपर। ओमान ईरान के साथ नहीं खड़ा है, इस हिसाब से ईरान तन्हा है। इसीलिए ये मैरीटाइम गाइडेंस डेवलप की गई है कि ओमान की कोस्टल स्ट्रिप के साथ ये जहाज़ जो हैं वो गुजर सकते हैं। बहरहाल हुआ कुछ नहीं, ये क्यों नहीं हुआ? अब ज़ाहिर है जो लोग जंग का इंतज़ार कर रहे थे उनको बड़ी मायूसी हुई है। जो कुछ लोगों ने, मैंने देखा ऐसे भी कमेंट किए जो बहुत गुस्से में थे कि आप तो ये कहते थे और ट्रीटा पारसी ये कहते थे कि अमेरिका के अंदर अब जंग करने की कोई डिज़ायर जो है वो नहीं पाई जाती। वो बहुत सी चीज़ें अभी भी उधर ही हैं। और अच्छा, कुछ ज़हनों में ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई आपने पिछले व्लॉग में कह दिया, सारी दुनिया के अखबारों ने इसको कैसे रिपोर्ट कर दिया, क्या ये बात सही थी, अफवाह थी, इसको एग्जैजरेट किया गया? तो इस सारी चीज़ को बेहतर तभी समझा जा सकता है हम अगर एक्चुअल स्टेटमेंट्स और एक्चुअल हम ज़रा हेडलाइंस इसकी देख लें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल का उनका ट्वीट है और आप इसका टाइम देख सकते हैं। इस पर टाइम नहीं आ रहा। बहरहाल ये रियल डोनाल्ड ट्रंप, उसमें मैंने येलो से हाईलाइट किया है जिसपे वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत से जो न्यूट्रल ममालिक हैं जो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जहाज़ों को यहाँ से जान जो हमारी छुड़ाई जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। और फिर वो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है उसमें वो कहते हैं कि दिस प्रोसेस, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये मंडे मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा मशरक़ वस्ता। ये मंडे मॉर्निंग, मुझे कन्फ्यूजन रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की मंडे मॉर्निंग वो तो अभी नहीं हुई है, लेकिन ये मशरक़ वस्ता की मंडे मॉर्निंग है जो बहुत घंटे पहले हो चुकी है। एंड आई एम फुली अवेयर, आगे जो मैंने इसको मैरून में हाईलाइट किया है वो कहते हैं कि आई एम फुली अवेयर दैट माई रिप्रेजेंटेटिव्स आर हैविंग वेरी पॉजिटिव डिस्कशंस विद द कंट्री ऑफ ईरान एंड दैट दीज डिस्कशंस कुड लीड टू समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल। यहाँ पर उन्होंने ये इंडिकेशन दी कि मेरे नुमाइंदे जो हैं वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। उससे जहनों में ये तासुर आया मीडिया के, जैसे फॉर इंस्टेंस एक्सियोस ने ये उसमें ये उनके माइंड में आया कि शायद एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी है और ईरान भी इस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट जो है वो लेना चाह रहे हैं। बहरहाल अब मैंने जैसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड की अपनी वेबसाइट, और ये आप देख सकते हैं ये इनकी प्रेस रिलीज है 3 मई 2026 की, जिसका उन्वान है यूएस मिलिट्री सपोर्ट्स लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट फ्रीडम इन द स्टेट ऑफ होमस। और ये टेम्पा फ्लोरिडा अमेरिका से ये इशू किया गया। इसमें वही कुछ है जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें ये भी मेंशन है कि पिछले हफ्ते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू एनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग इंटरनेशनल partners in support of the maritime security in the strait. The Maritime Freedom Construct aims to continue diplomatic action with military coordination which will be critical during Project Freedom. ये मैं चाहता हूँ आपको पता चल जाए कि ये अमेरिकन मिलिट्री की पोजीशन है। और इसके आखिरी पैराग्राफ में ये है कि यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट फ्रीडम को सपोर्ट करेगी, इंक्लूड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ओवर 100 लैंड एंड सी बेस्ड एयरक्राफ्ट, मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म एंड 15,000 सर्विस मेंबर्स। ये तो हो गई सेंटकॉम की बात, इसको हम बंद कर देते हैं, ट्रूथ सोशल को बंद करते हैं। अब हमारे सामने ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है जो कहती है कि ट्रंप सेज यूनाइटेड स्टेट्स विल हेल्प स्ट्रैंडेड शिप्स लीव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफर्ड फ्यू डिटेल्स ऑन हाउ द न्यू प्रोग्राम विच ही कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम वुड वर्क बट सेट इंटरफेरेंस वुड बी डेल्ट विद फोर्सफुली। यानी वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा की तरह उन्होंने बताया तो नहीं कि इस पर कैसे अमल दरामद होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा अगर दूसरी तरफ कोस्ट पे ईरान की फौज IRGC है या उनकी स्पीड बोट्स मौजूद हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। अब इसको अगली स्टोरी देख लें। ये एक्सियोस की बराक रवित की स्टोरी है। यूएस नेवी विल गाइड शिप्स आउट ऑफ द स्टेट ऑफ होर्मुज फ्रॉम मंडे। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि ये गाइडेंस है और इसमें एस्कॉर्ट नहीं होगा, उनको गाइड किया जाएगा, उनको रास्ता बताया जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने इस ख्याल का भी इजहार किया कि ये प्रॉबेबली ईरान की मर्ज़ी से और ईरान की कोऑपरेशन से ऐसा हो रहा है। इसके फ़ौरन बाद कहते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया उसकी थोड़ी देर के बाद, लिटरली 15-20 मिनट के बाद ही फुजेरा के साहिल से कुछ फासले पे, मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजेरा के साहिल के कुछ फासले पे एक ऑयल टैंकर को किसी प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, मतलब लगता है कि किसी ड्रोन ने हिट किया, और इसको रिपोर्ट किया UKMTO जो है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने कहा कि पता नहीं चला कि इसने हिट किया, तमाम लोग महफूज हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि ईरान की मिलिट्री की पोजीशन आ गई। ईरान की मिलिट्री की पोजीशन आ गई कि कोई भी अगर स्टेट ऑफ होर्मुज में दाखिल होने, ईरान मिलिट्री वॉल्स टू टारगेट एनी फॉरेन फोर्सेज अप्रोचिंग स्टेट ऑफ होर्मुज में को दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम उसको जो है वो निशाना बनाएंगे। यहाँ पे मैं इनको भी मैं बंद करता हूँ और मैं इसके बाद मज़ीद आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वापस आता हूँ और अब हम इसका एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमें किसी गलतफहमी में या खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने एक स्टेज सेट कर दिया है एक नई कॉन्फ्रंटेशन का ईरान के साथ, जिसमें उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि ईरान को हो सकता है फोर्स यूज़ करनी पड़े, स्पीड बोट्स के ज़रिए IRGC को मिसाइल्स या रॉकेट या प्रोजेक्टाइल जैसे उन्होंने किए हैं, और अमेरिका को ये कहने का जवाब मिलेगा कि जहाज़ तो ओमान की कोस्टल लाइन के साथ से होकर निकल रहे थे इंटरनेशनल वाटर्स में, एक तरह से न्यूट्रल वाटर्स में, और ईरान ने एग्रेशन की है, और ये उसके जवाब में फिर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अपनी गन्स खोल सकता है और वो कहेंगे कि सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया। वैसे भी ये सीज़ फायर तो नहीं था, जैसे मैंने कई व्लॉग्स में आपको एक्सप्लेन किया, पिछले व्लॉग्स में भी, क्योंकि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और जब भी वहाँ से निकले और ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, ऑप्टिक्स डेवलप हुए हैं, बड़ी मुलाकात हो गई 15 घंटों की दोनों साइड्स की, उसके फ़ौरन बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह के कि उनकी सजेशंस भी आई हैं, सब कुछ है, प्रोसेस है, और ऐसा लगता था कि चीज़ें किसी डायरेक्शन मूव करेंगी, ईरान का नेवल ब्लॉकेड का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेज उस वक्त आई जब इसराइल और लेबनान के दरमियान में एक बातचीत हुई, जिसको अमेरिका ने मीडिएट करवाया। एम्बेसडर्स की मुलाकात बाकायदा वाइट हाउस के अंदर करवाई गई वाशिंगटन में, और जब वो जंगबंदी हो गई लेबनान के अंदर, तो ईरान ने उसके 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अपना जो स्टेट ऑफ हॉर्मस था उसका ब्लॉकेट ख़त्म कर दिया और उसको खोलने का ऐलान किया, जो कि उनकी कंडीशन थी, जो एक्चुअल सीज़ फायर कंडीशन थी, जिसे अपेरेंटली पाकिस्तान ने मीडिएट करवाया था। उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे, लेकिन लेबनान में भी इसराइल जो है जंगबंदी करे। तो जब इसराइल ने जंगबंदी कर दी तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया। लेकिन अमेरिका के सदर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गई, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, लेकिन हमारा नेवल ब्लॉकेट जो है वो कंटिन्यू करेगा। और उसके तकरीबन 1 दिन के बाद ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉकेट जो है उसे उन्होंने कंटिन्यू किया। यूँ एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसमें कहने में एक सीज़ फायर भी था, लेकिन नेवल ब्लॉकेट जो है वो एक्ट ऑफ वॉर होता है बाय ऑल मीन्स, और ज़ाहिर है कि कोई सीज़ फायर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसको सीज़ फायर जो है वो कहा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ईरान इस सो कॉल्ड सीज़ फायर की वायलेशन करे ताकि एक नई जंग जो है उसका आगाज़ हो सके। फिर गुज़िश्ता इतने घंटे गुजर गए, अब डिपेंड करता है कि मशरिक़ वस्ता की सुबह आप क्या कहते हैं, सुबह 5 बजे होती है, 6 बजे होती है, 7 बजे होती है, 8 बजे होती है, लेकिन मैंने चेक किया है कि सेंटकॉम के ऑपरेशन को ऑफिशियली तौर पे ऑपरेशन शुरू हो चुका है सेंटकॉम का। तो फिर कोई झगड़ा क्यों नहीं हुआ? झगड़ा इसलिए नहीं हुआ, जो मैंने चेक किया है, कि कोई जहाज़, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया के ममालिक ने हमसे रिक्वेस्ट की, कोई जहाज़ ने मूव किया ही नहीं है। वो जो 800 से 1100 या 1000 जहाज़ जो हैं वहाँ फंसे हैं, उनमें से किसी भी जहाज़ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की तरफ मूव करने का रिस्क अभी तक कम से कम रिपोर्टेडली, ये बोलने से थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा चेक किया है, तो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन में किसी जहाज़ ने अभी उस तंग वाटरवे के अंदर आने की कोशिश नहीं की। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना ट्वीट किया, उसके थोड़ी देर के बाद ही टैंकर पर हमले की खबर आ गई, ज़ाहिर है वो खबर एब्जॉर्ब कर ली सारी शिपिंग कंपनीज ने। और दूसरा ये है कि उसके थोड़ी देर के बाद ईरान की पोजीशन भी सामने आ गई, उनकी असेंबली के पार्लियामेंट के एक अहम नुमाइंदे की पोजीशन भी आ गई, प्रेस टेलीविजन पे रिपोर्ट हुई, फिर IRGC की पोजीशन आ गई कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में कोई वायलेट करेगा तो हम इसे एक एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे। वैसे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे और इसको ईरानियन मिलिट्री रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये एन वजह हो सकती है कि इस वजह से किसी भी जहाज़ ने उधर से गुजरने की कोशिश जो है नहीं की। लेकिन अब इसे रूल आउट नहीं कर सकते कि बाज़ जहाज़ ऐसे हों जिन्हें अमेरिकन साइड से या GCC कंट्रीज़ की साइड से, सऊदी अरब की साइड से या मुत्तहद अरब इमारात की साइड से उनको इंसाइट किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए कि आप क्रॉस करें, इस रिस्क को लेने की कोशिश की जाए ताकि एक वाइडर कॉन्फ्लिक्शन जो है वो शुरू हो सके। अब ईरान का रिस्पॉन्स हमारे सामने आ गया। अब हम इसको कंक्लूजन में हम क्या देखें? देखें, इसमें ये जो मनूवर हुआ है, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, इसको एक आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। इसके पीछे के जो चंद एक्शंस हुए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों के, मैंने जो एनालिसिस अब तक देखा या सुना है, वो भी सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर इंस्टेंस मुत्तहिदा अरब अमारात UAE का जो डिसीजन है ओपेक से, ओपेक प्लस से, दोनों से, ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का जो उनका फैसला है, इसे आप सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात का इंडिविजुअल अपना ज़ाती फ़ैसला नहीं समझ सकते कि उन्होंने इन आइसोलेशन कर लिया है। ज़ाहिर है कि इसको उन्होंने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट किया है, और इस फैसले के बाद, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि वो अमेरिका और इसराइल के ज़्यादा करीब आके खड़े हो गए, अब वो GCC के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा यह है कि जिस ऑफिशियल ने पहले ये बताया था कि हम ओपेक से, ओपेक प्लस से निकल रहे हैं, उन्होंने इससे कहते हैं ये भी इंडिकेट किया कि वो बाकी सारे मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं GCC के, उसको भी वो सोच रहे हैं। अच्छा, ध्यान में रखिए कि जो GCC है, इसके बारे में मुझे एक एकेडमिक
प्रोफेसर जो मिडिल ईस्ट स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जीसीसी जब 1981 में बना था तो वो प्रिंसिपली तौर पे ईरान को कंटेन करने के लिए बना था। तो अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूएई जो है वो जीसीसी से निकल जाए। बॉटम लाइन ये है कि यूएई के डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन एक्सप्लेनिंग कि इस वक्त जो है वो क्या हो रहा है। दूसरा जो डिसीजन है कि जो हमने देखा, जो प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने हमें दिखाया था, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था कि कैसे अब से 2 दिन पहले कि मैसिव एयरलिफ्ट हो रही है यूरोप से। बेसिकली जो हमारे सामने डिजिटल ग्राफिक मैप था वो ये एक्सप्लेन करता था, जो ट्रैकिंग थी वो एक्सप्लेन करती थी कि यूके से, यूनाइटेड किंगडम से मूवमेंट हो रही है एयरलिफ्ट की, और वो टर्मिनेट कर रही है यूएई में, और यूएई के बेसिस की तरफ वो आ रही है। उसके बाद हमें ये भी हमने देखा कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया कि $8.6 बिलियन का जो आर्मामेंट सेल है उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है विदाउट दी कांग्रेशनल अप्रूवल। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें अदर क्योंकि असल में तो अगर आप ये मैन्युफैक्चर होकर प्रोवाइड करने हैं तो ये यूजलेस हो जाती है एक्सरसाइज, बिकॉज उसको कई साल लगेंगे। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वेपन और एम्यूनेशन जो है ये प्रोवाइड कर दिया गया है अप्रूवल के साथ ही, ये अप्रूवल बाद में दिया गया है और इसकी सप्लाई जो है वो पहले शुरू हो गई है। फिर ये भी रिपोर्ट हुआ जो मैंने बताया था शायद आपको कि 6,500 मीट्रिक टन के एम्यूनेशन जो है वो पर्शियन गल्फ में आ चुके हैं गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों के अंदर। तो आप इन सब सारी चीज़ों को आप मिला के देखते हैं तो आप ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को एमी करके नहीं समझ सकते कि ये ऐसे कर दिया था तो ये नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक स्टेज तो सेट हो गई है, अभी तक उसमें कोई हॉस्टिलिटी नहीं हुई, लेकिन लगता यही है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा। एक ईरान के गिर्द एक हल्का जो है जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है उससे ज़्यादा टाइट जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी जो डेस्परेशन है वो बड़ी खुल के हमारे सामने आती है। वो डेस्परेशन क्यों है? वो डेस्परेशन जो है अगर आप देखें कि उनकी जो बदलती भी स्टेटमेंट्स और क्लेम्स हैं, पहले उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ईरान मसलसल उनसे एक डील मांग रहा है, ईरान इज़ एक्चुअली बेगिंग फॉर अ डील। इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स उनकी आती रही हैं। 3 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तो उन्होंने दुनिया को ये बताया कि ईरान ने तकरीबन उनकी सारी शराइत जो हैं वो मान ली हैं, बस थोड़े से इशूज़ रह गए हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, रीज़नेबल लोग हैं, हमारी बात मान रहे हैं, हमसे डील करना चाहते हैं। फिर उन्होंने और फिर डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से ये डील नहीं कर रहे, मैं इनको तबाह कर दूंगा। अब इससे पता हमें ये चलता है कि इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल में, अपने दिल दिमाग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस हैं कि मैं शिकस्त खोर्दा हूँ। वो एक सेंस ऑफ डिफीट फील करते हैं और उनको ये एहसास है कि सारी दुनिया, यूरोप, दुनिया, अमेरिका के अंदर जितने एनालिस्ट हैं, जितनी अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हंस रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली, बावजूद उसके कि ईरान तबाह हो गया है, ईरान स्ट्रेटेजिकली हावी रहा है और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक डिफीट हो रही है और ये उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और वो चाहते हैं कि 14 मई को उनकी जो मुलाकात होनी है दुनिया की दूसरे सबसे ताकतवर शख्स से, जो चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उससे पहले वो चाहते हैं कि वो इस मामले को सेटल कर लें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में। ईरान उनके सामने सरेंडर कर दे, ये दुनिया ये देख सके कि वो उन्होंने जो कुछ भी ईरान से हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिप्लोमेटिकली खुलवा लें, धमकी से खुलवा लें, धक्के से खुलवा लें, जंग के ज़रिए खुलवा लें, शॉर्ट वॉर के ज़रिए खुलवा लें। वो चाहते हैं कि वो इसे खोल लें। ये उनकी एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है, ताकि जब वो शी जिनपिंग से जाके हैंड शेक करें उस वक्त उनका पल्ला भारी हो और चीनियों को पता हो कि वो कितनी बड़ी दुनिया की ताकतवर जो है वो शख्सियत से मुलाकात करें। अब मैं आपको एक दो स्क्रीन शेयरिंग करके कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूं जिससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ माइंड का बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ओपिनियन पीस है जो लिखा है एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत ने जिनका नाम है बाय स्कॉट एंडरसन। स्कॉट एंडरसन ऑथर हैं किंग ऑफ किंग्स के, एन अकाउंट ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशन, और भी कई किताबों के, और बहुत एक नॉन। अच्छा, अब ये इसका टाइटल देखें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन है सेंट्रल कमांड का, मीट ऑपरेशन कोलोसल ब्लंडर। यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दर हकीकत ऑपरेशन कोलोसल ब्लंडर है, यानी ये अमेरिका का वो एक खौफनाक ब्लंडर है, गलती अमेरिका ने की है, जो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का असल नाम ऑपरेशन कोलोसल ब्लंडर होना चाहिए, जिसमें कि अमेरिका को नाकामी हो गई। दूसरा एक ऑपेट पीस देख लें, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका के अपने अंदर की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो इसको कैसे देखती है। ये आर्टिकल है क्रिस्टोफर कैल्डवेल का, इज अ कंट्रीब्यूटिंग ओपिनियन राइटर एंड द ऑथर ऑफ द एज ऑफ एंटाइटलमेंट अमेरिका सिंस द 60s। ये भी ऑथर हैं और इनका जो एनालिसिस है उसका उन्वान है अमेरिका इज़ ऑफिशियली एन एम्पायर इन डिक्लाइन। अच्छा, अब ये 2 पीसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको अगर दिखाने पे आ जाऊँ तो मैं आपको इस किस्म के 200 पीसेस जो हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन 200 पीसेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को
इसका बखूबी अंदाज़ा है कि दुनिया भर की वेस्टर्न वर्ल्ड की जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और कम्युनिटीज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त खोरदा देखते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बात उनको तीर की तरह लगी है जब फ्रेडरिक मर्ज ने स्कूल में बच्चों से बात करते हुए कह दिया जर्मनी के अंदर, जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि अमेरिकन के पास, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास ने जंग तो शुरू कर ली है लेकिन उनके पास कोई एक्सिट स्ट्रेटजी नहीं है और ईरानियन उनको एम्बेरस कर रहे हैं, उनका जो यानी स्ट्रेटेजिकली उनको एम्बेरस कर रहे हैं। उसका गुस्सा इतना निकला कि ना सिर्फ उन्होंने फ्रेडरिक मर्ज के खिलाफ ट्वीट किए, फिर उन्होंने नेटो के, अमेरिका के जो 5 ट्रुप्स हैं तकरीबन 36,000, उसमें से 5,000 ट्रुप्स को जर्मनी से निकालने का फैसला कर लिया, जो सरासर अमेरिका का नुकसान है बिकॉज ये जो 36,000 ट्रुप्स जर्मनी के अंदर हैं ये जर्मनी के दिफा के लिए नहीं है, ये अमेरिका के ग्लोबल ऑपरेशन जो होते हैं मशरक़ वस्ता के अंदर डिफरेंट जगहों पर, ये उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी मेडिकल एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करती। फिर इस पर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, जर्मन से बदला लेने के लिए, चूँकि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है जर्मन लग्जरी कार्स की, मर्सिडीज़ की, ऑडी की, BMW की और इसकी बहुत सी गाड़ियाँ, फॉक्स भी है उसमें, फॉक्स वैगन वगैरह भी है। तो चूँकि सबसे भी तो उसको मज़ीद तंग करने के लिए, जर्मन्स को प्रेशर डालने के लिए उन्होंने जो 15% पे ड्यूटी एग्री की हुई थी अगस्त 2025 में, उसको बढ़ा के यूरोप के ऊपर उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे 27 ममालिक में 25% कर दिए। गुस्सा जर्मनी पे था, टारगेट जर्मनी को करना था, लेकिन कहा कि यूरोप ने कंडीशंस पूरी नहीं की। हालांकि बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि जो अभी कंडीशनलिटीज़ यूरोपियंस जो हैं वो पूरी कर रहे थे। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई सख्त किस्म के प्रेशर का शिकार हैं। उनको एहसास है कि सब लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं और लोग उनकी ज़िंदगी आसान भी नहीं होने दे रहे। हर दफ़ा जब मैं देखता हूँ कि इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की मसलसल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिसीज़ फेल हो गई हैं, उनका एक स्ट्रेटेजिक विजन अमेरिका का कुंडा कर दिया है, अमेरिका का जो डिक्लाइन था वो ऑब्वियस हो गया। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, मुझे ईरान को देना भी कुछ जो है वो ना पड़े। यहाँ पे हम खड़े हैं क्योंकि नहीं हुई कोई हॉस्टिलिटी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन आप इससे रूल आउट नहीं कर सकते कि अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो और वो एक बड़ी शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले, बिकॉज अ स्टेज हैज़ बीन सेट। अब बिफोर चलने से पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को टच कर लूँ। वैसे तो ये टोटली पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान रिलेटेड ये चीज़ बन जाती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की फॉर्मर वाइफ जमायमा गोल्डस्मिथ, जमायमा खान जो हैं, शी प्लान्स टू रीमैरी। और ये वैसे तो ये डॉन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, पाकिस्तान कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जिसने इसको गुज़िश्ता 24 घंटे में डिस्कस नहीं किया है। और इसके हिसाब से जमायमा, जिनकी उम्र 52 बरस की है, वो एक आयरिश ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियर कैमरॉन ओरेली जो हैं उनके साथ शादी करने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद कंफर्म नहीं किया, लेकिन मीडिया को इसकी खबर मिल गई है। बताया जाता है कि ओरेली 62 बरस के हैं, उनसे 10 बरस बड़े हैं, और वो एक लेट जो मीडिया टाइकून थे सर एंथनी ओरेली, उनके साहिबजादे हैं। उनकी बहुत सब्सटेंशियल फॉर्मून है, वो भी फॉर्चून है, वो भी बड़े मल्टी मिलियनर हैं। और अपेरेंटली दोनों की मुलाकात जो है वो उस वक्त हुई जब जमायमा गोल्डस्मिथ जो हैं उन्होंने मीडिया प्रोडक्शंस का काम शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी शुरू की। वहाँ पे उनकी उनसे मुलाकात हुई और ये तकरीबन 12-13 महीने की उनकी मुलाकात है, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। अब इसको मैंने देखा था कि इसको दुनिया में तो पब्लिकेशन से बहुत कम इसको किया है, बाज़ ने MSN वगैरह ने किया है, याहू ने किया है, या बाज़ जो फैशन मैगजीन इस तरह की चीज़ें उन्होंने किया है, वैसे किसी और नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसने इसको कवर नहीं किया। क्या डॉन हो तो क्या एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तो क्या जंग, तो क्या न्यूज़, तो क्या जियो, तो क्या सब ने उसको कवर किया है और उसको मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। डॉन ने इसको सिर्फ सोबर तरीके से प्रेजेंट किया है, बिल्कुल न्यूट्रल टोन में, बाकी सब ने इसमें बहुत ज़्यादा मज़े लेने की कोशिश की है। बहुत से लोगों को दुख भी मुझे लग रहा है हो रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, उनको ऐसा लगता है कि जैसे जमायमा जो है उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। हकीकत यह है कि इमरान खान जमायमा को छोड़ने के बाद और उनसे अलग होने के बाद 2 दफ़ा शादी कर चुके हैं और ज़ाहिर है उनकी अपनी ज़िंदगी डायरेक्शन में चली गई। जमायमा ने उनका बहुत साथ देने की कोशिश की, अब से चंद महीने पहले तक वो बहुत पोजीशन लेती रही हैं। अब क्या ये शादी करने के बाद भी वो कभी इमरान खान के लिए दोबारा पोजीशन लेगी? मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अभी इतना ही, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है और चंद घंटों में। थैंक यू सो मच।